हेलो। मेरा मानना है कि पिछले 15-20 सालों में या कम से कम पिछले 10-15 सालों में तो ज़रूर एक्टिंग का, सिनेमा का, फिल्मिंग का सबसे अच्छा काम टेलीविज़न पे हुआ है। और एक पूरी सीरीज़ है बढ़िया फर्स्ट रेट टेलीविज़न शोज़ की, जो कि आप बिल्कुल टॉप नॉच बोल सकते हैं। जैसे कि गेम्स ऑफ थ्रोन्स, होमलैंड, हाउस ऑफ कार्ड, द फॉल, लूथर, बहुत सारे नॉर्डिक सीरीज़, ब्रिटिश पुलिस प्रोसीजरल्स, लूथर उनमें से ही एक है, या ब्रिटिश कॉमेडीज़, बहुत बढ़िया बढ़िया, शार्लॉक, ये सारी बिल्कुल एक एक स्तर की चीज़ें हैं। और कई बार इवन दोयम दर्जे के भी टीवी सीरीज़ बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों से बेटर होते हैं और एडिक्टिव है। और ओटीटी की जो लोकप्रियता है वो बहुत कुछ इन टीवी सीरीज़ ने ही चला रखी है। पर मेरा मानना ये है कि आज भी अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपका सबसे पसंदीदा सीरियल कौन सा, और जो मैं भी लोगों से पूछता हूँ कि उनका सबसे पसंदीदा सीरियल कौन सा है, जिन लोगों ने देखे हुए हैं उनका कहना है कि वो ब्रेकिंग बैड को इन सब से ऊपर रखते हैं। इसमें विवाद हो सकता है और विवाद होना भी चाहिए, पर कोई बड़ी बात नहीं। पर बहुत सारे लोगों की बहुत क्लियर पसंद है ब्रेकिंग बैड, और वो ऊपर जाता है कई अपने समकक्ष टीवी चैनल्स के। इसकी क्या वजह हो सकती है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अगर देखा जाए तो उसके जो ऑब्वियस से एडवांटेज थे अपने टाइम में, कि गज़ब की फ़ोटोग्राफी, और ब्रेकिंग बैड की बात कर रहा हूँ मैं, गज़ब की फ़ोटोग्राफी, और इमोशंस के हिसाब से एडिटिंग, करेक्टर डेवलपमेंट, और लोकेशन का प्रयोग बिल्कुल एक किरदार की तरीके से, और सब तरीके से ज़बरदस्त स्टोरी राइटिंग एंड एवरीथिंग। पर ये टेक्निकल एडवांटेजेस बहुत बड़े एडवांटेजेस नहीं रह गए, क्योंकि उसके बाद के या उसके समय के भी बहुत सारे लोगों ने इन टेक्निकल एडवांटेजेस के मामले में ब्रेकिंग बैड की बराबरी या उसको सरपास कर दिया था। तो ऐसे में क्या वजह है कि ये एक ना न्यूमरो उनो स्टेटस बनाए हुए है? कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी चीज़ है जो कि इसको स्पेशल बनाती है। और जैसा कि आपको मालूम है, मैंने अपने ब्लॉग पर भी, मॉडर्न मास्टर्स मेरा ब्लॉग है, अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में है, ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो इस चैनल को तो प्लीज़ कर दीजिएगा, मेरा मन बढ़ेगा। और वापस आते हैं ब्रेकिंग बैड के ऊपर। तो जब ये वजह नहीं है तो क्या वजह हो सकती है? मेरा मानना ये है कि शायद जिस तरीके के डेंस कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ब्रेकिंग बैड ने हमको दिया है, उस तरीके के डेंस कलेक्शन और उसके समकक्ष टीवी सीरीज़, टीवी शोज़ शायद नहीं दे पाए हैं। और ये एक बहुत बड़ी वजह है जो इसको उन सब के ऊपर रखता है। इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इन स्पिन ऑफ स्टोरी और शो के हकदार हैं। बेटर कॉल सॉल एक बहुत ऑब्वियस एग्जाम्पल है, पर किसी भी किरदार के ऊपर इस तरह के की पूरी सीरीज़ बनाई जा सकती थी। जाहिर है कि वॉल्ट और जेसी के कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा समय दिया गया है, और ऐसे में उनके चरित्र की बारीकियां बहुत इत्मीनान से और बहुत विस्तार से दिखाई गई हैं। पर इस पूरी सीरीज़ का कोई भी कैरेक्टर जो भी थोड़ा सा भी अहम है वो पेरिफेरल नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनमें एक स्वायत्त इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी का पूरा पूरा विस्तार उनको दिया गया है। जैसे कि माइक, गुस्ताव फ्रिग, हैंक, स्काइलर, टॉड, और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे मैरी, लीडिया, यहाँ तक कि बच्चे बच्चे जो कि इवन इन्फेंट हॉली, उन सबको एक ऐसी पर्सनैलिटी दी गई है जो कि आप समझ सकते हैं, जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ तक कि छोटे कैरेक्टर जैसे कि टॉड का अंकल, या वैक्यूम क्लीनर गाय, या बैजर, या स्किनी पीट, इन सब लोगों को भी एक तरह का स्थायित्व प्रदान किया गया है। सीरीज़ को छोटी मोटी सीरीज़ नहीं है, 5-6 सीज़न में गई हुई है। और उसमें भी उन छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी एक तारतम्यता लिए हुए, एक निरंतरता बनाए हुए, एक स्थायित्व को प्राप्त हैं।
जो कि उनके चरित्र में एक वजन पैदा करता है। विंस गिलिगन जो कि इस सीरीज़ के निर्माता हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी सफलता पाई है। इतनी लंबी सीरीज़ में कैरेक्टर आर्क को बनाए रखना, कि कैरेक्टर किस तरीके से प्रोग्रेस करेगा, उसके प्रोग्रेशन को एक स्टोरी की सीमा के भीतर रखना एक बड़ा थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। पर इस चीज़ को गिलिगन ने बिल्कुल पिच परफेक्ट प्राप्त किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। फिल्मों में या टीवी सीरीज़ में कैरेक्टर डेवलपमेंट एक तरीके से एल्केमी ऑफ पैराडॉक्स होती है। आपको बहुत जल्दी से बड़े ब्रॉड स्ट्रोक्स में कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करना होता है, साथ में इतना छोड़ना होता है कि जो ऑडियंस है वो स्टोरी के साथ साथ उसको डिसाइफर करे और उसकी परतों को खुद उधेड़े, तभी वो कैरेक्टर उनका बन पाता है और उसमें वो इन्वेस्टेड फील कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस पर्टिकुलर फील्ड में ब्रेकिंग बैड ने बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि इस्टेब्लिश तुरंत हो जाते हैं कि ये ऐसा आदमी है या ऐसी औरत है या ऐसा बच्चा है। तो पर धीरे धीरे हम उनके व्यक्तित्व की नई सतहों को पहचानने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी नई सतहों की तरफ हम लोग जाते हैं। वो अपने आप में एक बहुत प्लेजरेबल और एक बहुत रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस होता है। इसको प्राप्त करने की जो सफलता है वो इसको बड़ा यूनिक बनाती है। हम एग्जाम्पल लेते हैं गुस्ताव फ्रिक का। गुस्ताव फ्रिक बहुत क्लियरली शुरू के 2-3 शॉट में ही इस्टेब्लिश हो जाते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी में एक कॉइल्ड नीटनेस है, वायलेंट हो सकते हैं वो। ये सारी चीज़ें हमें पहले दूसरे शॉट में पता चल जाती हैं, पर हम लोगों को बहुत मज़ा आता है जब धीरे धीरे हम उनकी वायलेंस को, उनके बैक स्टोरी को और उनके चरित्र की एक गहराई को और धीरे धीरे उधेड़ते हैं और समझते हैं। तो वो एक ऐसा कैरेक्टर का तौर पर जिसमें हम लोग बड़ा इन्वेस्टेड सा फील करते हैं, ज़रा सोचते हैं कि शायद वो हमारे काम की चीज़ है या हमें उसमें उसको लेकर के चिंतित होना चाहिए। उसी तरीके से माइक है, पहले दूसरे सीन में ही उसकी सॉलिडिटी इस्टेब्लिश हो जाती है, फिर धीरे धीरे उसके सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट की फैमिली के साथ कैसे बिहेव करता है या उसका बाकी चीज़ों को लेकर के किस तरह का लैंग्वेज अप्रोच है एक उसी तरीके से हैंक है। वो एक खिलंदड़ा सा डिटेक्टिव पहली दूसरी शॉट में ही इस्टेब्लिश हो जाता है, पर धीरे धीरे पता चलता है कि उसकी इनकरप्टेबिलिटी, धीरे धीरे पता चलता है कितना स्ट्रॉन्ग उसकी डिटेक्टिव वर्क है उसका और किस तरीके से वो सूंघ लेता है चीज़ों को, वो धीरे धीरे पता चलता है। तो इस तरह का जो कैरियर जो एक एल्केमी है कैरियर इस्टेब्लिशमेंट की, कैरियर डेवलपमेंट की, चरित्रों को कैसे स्थापित किया जाता है, वो ब्रेकिंग बैड में बहुत ज़बरदस्त निकल के आती है। बाकियों में भी आती है, पर ये ब्रेकिंग बैड में ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसको थोड़ा अलग करती हैं। नारी चरित्र वो भी सब बहुत विस्तार से उपस्थित होकर आए हैं इस पूरी सीरीज़ में और बड़े अच्छे से काफ़ी उनकी जो कमज़ोरियां हैं, उनके जो चरित्र के जो एंगल्स हैं, एंगुलैरिटीज़ हैं, वो बड़े बड़े अच्छे से निकल के आई है। जैसे नारी चरित्र हैं स्काइलर, मारी, लीडिया, ये सब लोग हर तरीके से आपको पता चल रहा था किस तरह के व्यक्ति हैं ये लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल लीडिया है, उसकी पैरानॉइड एम्बिशन, उसकी सेल्फ सेंटर्डनेस और उसका लालच बहुत क्लियरली समझ में आता है। और अगर हम सोचें कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टॉड है, बहुत 2-3 शॉट में ही उसको एक फंक्शनिंग साइकोपैथ के रूप में बिल्कुल क्लियरली इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो ये जो कैरेक्टराइजेशन है इस सीरीज़ की बहुत बड़ी विशेषता है। और जो हमने पहले बात की थी टेक्निकल वर्च्यूज़ जो कि असेलेबल, मैंने टेक्निकल वर्च्यूज़ की बात की थी कि भाई उसकी एडिटिंग बहुत बढ़िया है, इसकी फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी है, इसका शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा है, इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, पर ये तो बाकी जगहों पर भी हो रहा है। अगर बाकी जगहों पर हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसमें ख़राब होगा तो काम चल जाएगा। इसमें भी उन जो बाकी जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके स्तर का है पूरा पूरा। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटोग्राफ़ी आज भी इसकी सिखाई जाती है स्कूलों में, और जो न्यू मैक्सिको की जो पृष्ठभूमि है वो इसकी रगडनेस को एक ओपेरेटिक फ्रेम प्रदान करती है। और बहुत सारे शॉट्स हैं, जिस तरीके से बहुत सारे क्लेवर ट्रिक्स हैं, वाइप का इस्तेमाल, सेफ के अंदर से पर्सपेक्टिव शॉट या बैरल टॉप शॉट जो होता है टेबल के आसपास, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, कैमरा मूवमेंट और
establishment shot from very distance and going very close and staying very tight during tense moment, ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से आई हुई हैं इसमें, और इन सब चीज़ों का ज़बरदस्त इस्तेमाल हुआ है। एक और बड़ा जो इस सीरीज़ का की खासियत है, बहुत सारी सीरीज़ में, सोपरानो में भी है, बाकी जगहों पर भी है, बिल्कुल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की परिस्थितियों में, रोज़मर्रा की सिचुएशंस में ऐसी बातें हो रही होती हैं जो कि बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट हो रहे होते हैं उनके। जो जहाँ बात हो रही है, मान लो डिनर टेबल पे बात हो रही है, या बॉलिंग एले में बात हो रही है, या कार वॉश पर बात हो रही है, और उसका जो असर हो रहा है वो पूरी सीरीज़ में बहुत दूर तक दिखाई पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में जो बहुत हार्ट ब्रेकिंग नॉर्मल डे सिचुएशंस हैं, उनका जो दिल पिघला देने वाला असर है, वो इस सीरीज़ की बहुत बड़ी विशेषता है। और जो लेटेंट मैसेजेस हैं इसकी परिस्थितियों में, वो बड़ी दूर तक जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि ओपेरेटिक एम्बिशन, करेक्टर्स को लेकर के एक अजीब डेंसिटी, और ऐसे करेक्टर्स जो कि अपने आप में खुद इंडिपेंडेंटली खड़े हो सकें, और उनका गहरापन को लेकर के दर्शक इन्वेस्टेड फील करे, और उनके फेट में अपनी एक साझेदारी महसूस करे। इसके अलावा एवरीडेनेस ऑफ द सीरीज़, कि बहुत रोज़मर्रा की चीज़ों में, सिचुएशंस में चीज़ें बदल रही हैं, और उनका असर बड़े बहुत ऊंचे स्तर का हो रहा है। ज़्यादातर जो चीज़ें हुई हैं वो बड़े ऑर्डनरी से सर्कमस्टांस में हुई हैं, जैसे स्कूल में, घर में, उसमें। बाद में हाँ ऑफ कोर्स बदमाशों के अड्डे भी आ गए थे, पर जनरली बड़ा ऑर्डनरी से सिनेरियो रखा हुआ है। जो जो स्वीप आता है, जो ग्रैंड्योर आता है इस सीरीज़ का, वो आता है इसकी टेक्निक में, इसकी इसके सरोकारों में, जो इसके कंसर्न्स हैं उनमें, और लोगों की एक्टिंग की डेप्थ में, और किस तरीके से छोटी छोटी बातें एक बड़ा इम्पैक्ट लेकर के आ रही हैं, इन सब चीज़ों में आता है। एक तरीके से एक शेक्सपियरियन फील है इस पूरे सीरीज़ में। मेरे लिए और मेरे जैसे बहुत सारे टीवी प्रेमियों के लिए ब्रेकिंग बैड ने काफ़ी अच्छा काम किया, और इट वर्कड वेल फॉर अस। और कुछ भी कहिए, आज भी देखिए उसको, आज भी क्या कहते हैं, कई बार ये टॉप 10 में दिखाया जाता है नेटफ्लिक्स पर। तो ये एक कंपेलिंग टीवी है, और आने वाले और उससे पहले वाले सभी बड़े टीवी सीरीज़ इसके मापदंड पर नापते जाते रहेंगे। और इसको समझना शायद मैंने सोचा कि मेरे दर्शकों को और मुझे ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने इसकी विवेचना आप लोगों के सामने की। एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि मेरे इसी चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इससे मुझे आप तक पहुंचने में आसानी होगी, मेरा मन बढ़ेगा, मेरा ऐसा कंटेंट बनाने का मन करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।